जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है आप सभी का कैंडिडेट चॉइस के चैनल पे, जहां पे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में हम लोग आज 7वां लेक्चर ऐड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्लियामेंट। तो अभी तक हम लोग ने कई सारे लेक्चर्स को पढ़ लिया है। आई होप सबको वो समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने जरूर पूछिए, ताकि उनके रिजॉल्व यहीं पर हो जाए और कोई दिक्कत आपको आगे वाले एग्जाम्स में ना आए। तो ये लेक्चर जो है वो पार्लियामेंट 2 पार्ट में रहेगा, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसका सोर्स मैंने मैक्सिमम लक्ष्मीकांत से लिया है, ताकि आपको एक आइडल बुक जो है वो आपकी कवर हो जाए। उसमें भी सारी चीजें नहीं, जो आइडल आइडल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हमने कवर किया है। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, जिसका नाम है पार्लियामेंट। तो ये तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहा है, ये वाला, ये जो आपका टॉपिक है, या ये एक जो कह सकते हैं कि मुद्दा है, ये बहुत ज्यादा अभी सुर्खियों में भी रहा है पार्लियामेंट का। क्योंकि दिस टाइम हम लोगों ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का अभी आपने मेरे एक शॉर्ट देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो आपको यहां पर दिख रही होगी, ये देखिए, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर इसका स्थापना की गई है। और क्योंकि जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो काफी ओल्ड भी हो गई थी, और रीजन यही था कि कोई बहुत ओल्ड भी हो गई थी, और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इस बढ़ी हुई कैपेसिटी के साथ बनाई गई। ऑलमोस्ट 1200 प्लस एमपीज इसमें एक बार में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी भी था, और एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये इनिशिएटिव भी लिया गया कि ये आगे के लिए भी बनाई जाए। इसके ऊपर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक सारनाथ का जो आपका अशोक स्तंभ है, जो कि आप इन हिंदुस्तान में नेशनल एम्बलम के रूप में भी जाना जाता है, उसको भी यूज किया गया है। ठीक है, चलो तो ये लेक्चर शुरू करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, एक और प्यारी सी फोटो, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और पीछे इस तरीके से बना हुआ है, कंप्लीट ये पार्लियामेंट है। ठीक है, अनकवरिंग द वंडर्स ऑफ इंडिया न्यू पार्लियामेंट हाउस। ठीक, चलिए अब पार्लियामेंट होता क्या है, देखो सबसे पहले एक मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अभी तक हम लोग जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं ये चीज कर रहा हूं कि उनको मैं ये जरूर बता सकूं कि पार्लियामेंट होता क्या है। चलो बढ़िया कलर ले लिया जाए। चलो पहले अब ये जान लिया जाए कि पार्लियामेंट होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक लेजिस्लेचर होती है, एक लेजिस्लेचर होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है। ये हम लोग ने पढ़ा था ना, ये हम लोग का पढ़ा हुआ है। ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं। तो ये जो लेजिस्लेचर होता है, इसका काम लॉ मेकिंग का होता है। ये हम लोग पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो जो लॉ मेकिंग का काम है, ये लॉ मेकिंग जो है वो कहां बैठकर करी जाती है, पार्लियामेंट के अंदर ही बैठ के करी जाती है। यानी कि मैं एक चीज ये कह सकता हूं आपसे कि पार्लियामेंट इज द हाउस, पार्लियामेंट इज द प्लेस वेयर लेजिस्लेचर सिट एंड फ्रेम लॉज फॉर द कंट्री, जो कि कंट्री के कानूनों को बनाते हैं। बेसिकली ये जो पार्लियामेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी हमेशा इसी हॉल में आपको बैठे मिलेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट में ही बैठे मिलेंगे। ठीक है, फॉर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए विधानसभा कही जाती है, और वो हर एक तरीके से हर जो स्टेट है उसकी राजधानी में आपको मिलेगी, कैपिटल में मिलेगा, और उसको विधानसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान सभा कहा जाता है, या स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है, जो भी, या स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली आप मान लीजिए, या लेजिस्लेटिव असेंबली आप मान लीजिए। ठीक है, हिंदी में उसको विधानसभा कहते हैं। जैसे लखनऊ में ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। ठीक है, क्लियर है? तो पार्लियामेंट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग एक जगह है, जहां पर लॉ फ्रेम किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। पार्लियामेंट जो है, जो पार्लियामेंट कंप्लीट है, कंप्लीट जो पार्लियामेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उस पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आर्टिकल 79 का क्वेश्चन बनता है, सीडीएस में एक बार आ भी चुका है। आर्टिकल 79 में जो है वो तीनों का वर्णन पार्लियामेंट में ही किया गया, यानी कि लोकसभा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, राज्यसभा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। होता क्या है, अमूमन आप प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं, आप कहते हैं पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। नहीं, ऐसा नहीं है बिड़ू, बिड़ू ऐसा नहीं है।
पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की भी अहम भूमिका है, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है। ये बात क्लियर है सबको? अभी से, आज से ये गलती नहीं करेगा कोई कि पार्लियामेंट में केवल लोकसभा और राज्यसभा लगाया। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। बढ़िया कलर मिल जाता तो मजा ही आ जाती। ये रहा, हो गया। हाँ, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, यानी कि लोगों का हाउस कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग समझेंगे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। देखो एक चीज समझना, पार्लियामेंट जो है वो पूरे कंट्री में एक है, पूरे कंट्री में एक है पार्लियामेंट, है ना। अच्छा, उसका एक तरीके से ये समझो कि सारे स्टेट्स के ऊपर है, ये सारे स्टेट्स के ऊपर एक पार्लियामेंट है। तो क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा इलेक्शंस हो जाते हैं, राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरीके से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो, उसी को इंश्योर करता है कौन? राज्यसभा। उसी को कौन इंश्योर करता है? राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा का उद्देश्य यही है कि वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में करे। क्लियर है यहां पर बात? और लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, यानी कि लोगों का हाउस कहते हैं। चलो, हिंदी नेम्स इनके 1954, अब आ जाते हैं फैक्ट्स पर। हिंदी नेम जो है वो 1954 में अडॉप्ट किए गए हैं इनके। राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है, सेकंड चेंबर और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, बूढ़ों का हाउस कहा जाता है। क्या कहते हैं? बूढ़ों का हाउस भी कहते हैं। यानी कि अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, सेकंड चेंबर कहा जाता है और हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। ये तीनों ही चीजें राज्यसभा के लिए सही हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नाम राज्यसभा का नहीं है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा। ऐसे याद रखो, राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर भी है, सेकंड चेंबर भी है और अपर हाउस भी है। लोकसभा, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, फर्स्ट चेंबर कहते हैं या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, पॉपुलर हाउस कहते हैं या फर्स्ट चेंबर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा। जितना भी हम लोग पार्लियामेंट बेसिकली पढ़ते हैं वो लोकसभा के इर्द गिर्द ही घूमता है। राज्यसभा और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की क्या भूमिका है वो हम लोग अभी समझेंगे। सॉरी, हाँ, यूएसए का लेजिस्लेचर इज नोन एज कांग्रेस। जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट कही जाती है ना, यूएसए में कांग्रेस कही जाती है। क्या कही जाती है? कांग्रेस कही जाती है। वहां का सिस्टम थोड़ा अलग है क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट को अलग से चुना जाता है, फिर कांग्रेस पे अलग इलेक्शन होते हैं, वो सब अलग की चीजें हैं। बहरहाल आप ये जानिए कि लेजिस्लेचर इज नोन एज कांग्रेस। कहां की? यूएसए की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाता है, छोटे एग्जाम में ज्यादा बनता है। सीनेट क्या है? वहां की जो सीनेट है, वहां का अपर हाउस जो है उसको क्या कहते हैं? सीनेट। और लोअर हाउस वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अच्छा, एक बात नोट कर रहे हो, लोकसभा जहां भी, एक तो लोकसभा नाम ही है यार, लोक मतलब लोग होता है, ठीक है, और इसको लोअर हाउस कहा जाता है। और कहीं ना कहीं पॉपुलर बोल रहे हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान है कि देख रहे हो कि लोगों का या तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या रिप्रेजेंटेटिव्स का, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका, आप ये समझिए, देखा जा रहा है कि लोग डायरेक्टली इस समय आ रहे हैं। तो इसी पे अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ब्रिटेन, पार्लियामेंट इंक्लूड्स क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब ब्रिटेन में क्या सिस्टम है भैया? ब्रिटेन में पार्लियामेंट है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 1935 का एक्ट जो है इसी से मैक्सिमम लिया गया और सबसे ज्यादा यूके के ही कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव किया हुआ है। तो पार्लियामेंट इंक्लूड क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट किसको किसको इंक्लूड करती है? क्राउन को, लॉर्ड्स को और लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स को इंक्लूड करती है। जिस तरीके से हम लोगों के यहां राज्यसभा और लोकसभा और प्रेसिडेंट है, सिमिलर वे में ब्रिटेन में क्या है? क्राउन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोअर हाउस। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा में कौन कौन होगा? पहला, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। कितनी है? 552। इसमें 530 जो है वो स्टेट से आते हैं
और 20 जो है वो यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। किससे आते हैं? यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। अच्छा, लोकसभा के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज। लोकसभा के इलेक्शंस कैसे हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। अब ये क्लॉज नहीं रह गया, पहले ये हुआ करता था, बट अमेंडमेंट 104 के तहत इसको अब खत्म कर दिया गया, यानी कि कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स अब नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो ये डिसीजन लिया गया कि अब कोई मतलब नहीं रह गया। रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायरेक्ट वोटिंग मैं मिटा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वरना वैसा हो जाता है, खराब सा लगने लग जाता है। रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायरेक्ट वोटिंग कैसे होता है? डायरेक्ट वोटिंग होती है, अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। नो सेपरेट इलेक्टोरल ऑन एनी बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। अगर जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉडल मिंटो रिफॉर्म में क्या था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि मुस्लिम जहां से खड़े होंगे उनको मुस्लिम से ही वोट करेंगे। ठीक है, हिंदू जहां पर होंगे, यानी कि बेसिकली हिंदू जहां पर होंगे वहां तो पूरी पॉपुलेशन वोट करेगी, बट मुस्लिम्स जहां पर खड़े होंगे वहां पे केवल मुस्लिम्स को वोट करने का अधिकार होगा। तो मुद्दा यहां पर मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप ये समझिए कि यहां पर नो सेपरेट इलेक्टोरल बेसिस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू या मान लीजिए कोई सिख खड़ा हुआ तो उसको सिख कम्युनिटी ही वोट करेगी, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर। बट रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, हाँ ये है कि यह सीट एससी है, यह सीट एसटी है, यहां से केवल एसटी लड़ेगा, वहां से केवल एससी लड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि एसटी लड़ेगा तो एसटी ही वोट करेगा, सब लोग वोट करेंगे, खड़ा एससी हो सकता है। क्लियर। नोट, लोकसभा सीट इज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा आरएस इज नॉट। आरएस यहां पर बेटा राज्यसभा है, ठीक है, आरएस मतलब राज्यसभा होती है। लोकसभा जो है वो एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि आप भू के ऊपर दे सकते हैं, जमीन के ऊपर कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। अभी राज्यसभा की बात जब करेंगे तब उसमें समझेंगे। रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय 84th अमेंडमेंट 2001 फिक्स इट टू 2026। 84th अमेंडमेंट के थ्रू 84th अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट के थ्रू 2001 तक इसको फिक्स कर दिया गया है, यानी कि लोकसभा की जो 552 सीटें हैं ये फिक्स कर दी गई हैं कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। अभी 2024 चल रहा है, यानी कि दो साल तक के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये है कि यार देखो विद टाइम पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, कहीं की कम होगी कहीं की ज्यादा होगी, वैसे ओवरऑल बढ़ेगी ही, तो हम ये मानते हैं कि आगे चल के हमको और कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेवलप करनी पड़ सकती हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेवलप करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 2026 का एक पैमाना माना कि 2026 में अब हम लोग दोबारा देखेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटा करना है, कौन सी बड़ी करनी है, कितनी एडिशनल ऐड करनी है, ये सब हम लोग आगे चलकर देखेंगे। इसीलिए जो 2026 से पहले ही हम लोगों ने एक न्यू पार्लियामेंट बना लिया है। रीजन बीइंग जैसे 552 है, मान लीजिए अब हम लोग को यहां पर लोकसभा में सीट बढ़ा के 650 करनी पड़ जाती है, ठीक है 650, तो अब 650 बंदों के बैठने की जगह भी तो हो भैया, 650 बंदों की बैठने की जगह भी तो हो, इसीलिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई। और उसके बाद राज्यसभा के भी सदस्य बढ़ सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो उनके बैठने की भी जगह होनी चाहिए। ठीक है, 86 अमेंडमेंट आप लोग बताएंगे, मैंने डीपीएसपी वाले चैप्टर में इसका बहुत बढ़िया जिक्र किया है। 86 अमेंडमेंट आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 8 जो आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने 8 रिकमेंड करी थी डीपीएसपी, सॉरी डीपीएसपी कह रहा हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज, और 10 सरकार द्वारा लगाई गई थी। आज की डेट में 11 है, ये मैंने आपको बताया था। जो 11वीं है उस आंसर बता दिया क्या, देख लेना यार, मतलब है आंसर देना है तुमको 86 का, कमेंट सेक्शन में जरूर देना। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज आर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो सेपरेट इलेक्टोरल ऑल वोट, यानी कि लिखा हुआ है कि एससी एसटी की सीट रिजर्वेशन तो होगा अलग अलग जगह, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो है वो एक सेपरेट इलेक्टोरल इनको मिल जाएगा, एससी कर रहा है तो एससी ही उनको वोट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इट इज जस्ट कि सब लोग वोट करेंगे, बस सीट रिजर्व रहेगी। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा पे आ जाइए, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा पे आ जाइए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 है, कितनी है 250, यानी कि 552 वहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, यहां पर 250 ही है,
जिसमें 238 स्टेट से आते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। 12 बंदे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है कितने बंदों को, 12 लोगों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? 12 लोगों को ये नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जब 12 लोगों को ये नॉमिनेट करते हैं तो हमने यहां पर एक चीज देखी कि ये जो 12 लोग हैं ये अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, लिटरेचर से होते हैं, सोशल वर्क से होते हैं, ताकि हर एक तरीके से सेक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन हो सके किसमें, राज्यसभा में। ठीक है। फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द सीट एलोकेशन ऑफ राज्यसभा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यू कैन फ्लाई, ये तो पार्ट्स की हो गई, हम लोगों ने वो पढ़ी थी, आपको याद होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो टी से था टेरिटरी, ई से था एमॉल्वमेंट, ए से था लोकेशन, आर से था राज्यसभा। तो राज्यसभा का मतलब फोर्थ नंबर पे था, यही बात यहां पे कह रहा है। फोर्थ शेड्यूल जो है जिसमें सीट एलोकेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की कौन सी सीटें किसको दी जाएंगी, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सीटें डिसाइड कैसे की जाती हैं? पॉपुलेशन के बेसिस पे। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां ज्यादा सीटें दी गई, जहां पे कम पॉपुलेशन है वहां कम सीटें दी गई। ठीक है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेंबर राज्यसभा के जो है वो 31 है, जो कि उत्तर प्रदेश को दी गई है। उत्तर प्रदेश जो है वो क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेटेड है, मैक्सिमम पॉपुलेटेड है। पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है और एरिया के टर्म्स में उत्तर प्रदेश फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे एरिया के टर्म्स में आता है। ठीक है, डेंसिटी के टर्म्स में भी आई गेस फोर्थ पर ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, लोकसभा की सीट्स भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, दैट इज 80। यूपी में सबसे ज्यादा ही 80 सीट्स हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की 31, दोनों याद रखिएगा, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 union territories have state legislature. Rest 6 do not have any seat of राज्यसभा। 3 यूनियन टेरिटरीज के पास हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है, यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट लेजिस्लेचर है। 6 के पास 6 डू नॉट हैव राज्यसभा सीट, 6 के पास कोई भी राज्यसभा सीट नहीं है क्योंकि उनके पास स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं है। 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का ड्यूरेशन जो है वो 5 साल का है, 5 ईयर का। जग जाहिर है यार, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ 2024 में मोदी जी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद 2019 में बनाई गई, उसके बाद 2024 में फिर से इलेक्शन ड्यू है, अभी अप्रैल के महीने पे 2-3 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी और इलेक्शन डेट्स अनाउंस, फिर 2029 में आएगा, सॉरी 2029 में होंगे, फिर कितना हो जाएगा, 2034 में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है 5-5 साल का। लेकिन राज्यसभा का जो ड्यूरेशन है वो भैया थोड़ा सा ज्यादा है। कितना साल का है? 6 साल का है। कितना है? 6 साल का है राज्यसभा। अब होता क्या है, लोकसभा में क्या है, डिसॉल्व हो जाएगी। 2019 में जो लोग जीते थे वो 2024 तक बैठेंगे, 2024 में सब लोग डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा पूरी, यानी कि फ्रेश लोग आएंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे, और फ्रेश इलेक्शंस में हम लोग 2024 में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं सिटिंग वाला बैठे रहेगा, सबको इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। मोदी जी को भी इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, अमित शाह जी को भी इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, सबको इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा मतलब जितने भी लोग बैठे हैं, अमित शाह जी के से मतलब मेरा है कि जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, मोदी जी, जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उन सबको इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मेंबर राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं है, यानी कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं की जाती है। 2024 में राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होगी, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगी। यानी कि ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यस, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। तो होता क्या है फिर, कैसे इनमें नए मेंबर्स कैसे आते हैं? तो इसका प्रोसेस ये है, इन्होंने बोला, सॉरी थोड़ा सा खराब सर्किल बन गया, थोड़ा सा क्या बहुत खराब बन गया, एक बार ये लाइक कर दो, ठीक है, जब तक मैं ये बहुत बढ़िया से डायग्राम बना रहा हूं। एक तरीके से मैंने पूरी राज्यसभा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 250 मेंबर्स हैं। होगा क्या, हर सेकेंड ईयर, सपोज फॉर एग्जांपल 2020 में हम लोग, तो सेकेंड ईयर कौन सा होगा, 2022, फिर सेकेंड ईयर कौन सा होगा, 2024। तो हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर्स, यानी कि मान लीजिए ये वाले मेंबर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे
और 1/3 मेंबर्स नए आ जाएंगे। ये रिटायर हुए और इतने ही मेंबर्स नए आ गए। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन में मत जाओ, कौन है क्या है वो सब हम लोगों ने पहले भी कहा था कि मत जाओ। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब था कि 1/3 मेंबर्स ऑफ फुल राज्यसभा रिटायर हो जाते हैं और 1/3 ही न्यू आ जाते हैं। 1/3 ही न्यू आ जाते हैं, 1/3 रिटायर हो जाते हैं और 1/3 ही न्यू आ जाते हैं। ये ध्यान रखना हर सेकेंड ईयर पे। ठीक है, हर सेकेंड ईयर पे। क्लियर है? तो राज्यसभा में ऐसे रोटेशन चलता है, 1/3 रिटायर हुए, फिर अगले साल ये तो 1/3 रिटायर हो जाएंगे, फिर अगले साल ये 1/3 रिटायर हो जाएंगे, फिर जब तक इनकी बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस राज्यसभा के अंदर चलता है। हर सेकेंड ईयर पे 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स आ जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन कैसे सकते हैं? मैं बन सकता हूं, आप बन सकते हैं, सब लोग बन सकते हैं क्या? देखते हैं कैसे बन सकते हैं। पहली चीज तो भारत का नागरिक होना चाहिए। मेरे को लगता नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया से लेक्चर को देख रहा होगा या कोई अमेरिकन नागरिक इसको देख रहा होगा चाहे हेलो नमस्ते अमेरिका लखनऊ की तरफ से, सॉरी इंडिया की तरफ से है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है वो, होना चाहिए। दूसरा, नॉट लेस देन 25 ईयर्स फॉर लोकसभा, 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा। 25 साल की उम्र होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो कम से कम उम्र 30 साल आपकी होनी ही होनी चाहिए। 25 साल फॉर लोकसभा, 30 साल फॉर राज्यसभा। क्लियर है बात यहां पर? और ये याद कर लो 3-4, चलिए वो मैं आगे बढ़ा दूंगा। वैसे 21, 25, 30, 35 ये 4 एज ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 21 साल के आप हो जाएंगे तो आप पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन लड़ सकते हैं। 25 साल के हो जाएंगे तो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के लड़ सकते हैं। 30 साल के हो जाएंगे तो राज्यसभा के, और 35 साल के हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट के लड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा भी था। क्लियर? क्लियर। रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए आपको, यानी कि आपका एक वोटर आईडी बना होना चाहिए। डिस्क्वालीफाई, अब तक तो मेंबर बना रहे थे, अब हटाने कैसे? बना तो लिए, हटाएं कैसे? डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने आपको पहले एक चीज बोली थी कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए जब प्रेसिडेंट पड़ा था। तो लोकसभा के और के इलेक्शंस में भी यही है, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस में भी यही है कि कोई भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी सरकारी पद पे आप नहीं होने चाहिए। अच्छा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ना, ये सब एक्सक्लूडेड होती है। मिनिस्ट्रीज जो है ये एक्सक्लूडेड होती हैं, ये ध्यान रखना। आप कहोगे सर मोदी जी तो प्रधानमंत्री तब तक रहेंगे जब तक नई शपथ नहीं ले लेते। बिल्कुल बात सही है। तो मोदी जी क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकते? प्रधानमंत्री का पद तो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो बिल्कुल हो जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मिनिस्ट्रीज जो होती है एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है। अनसाउंड माइंड, यानी कि थोड़ा सा नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग अगर अनसाउंड हो गया, आपका दिमागी रूप से आप ठीक नहीं है, आप बहुत कुछ भी बोल देते हैं आप भाषणों में, ठीक है, तो समझ सकते हैं आप, किसी का नाम ना ले लिया जाए। वॉलेंट्री एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर स्टेट, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा मेंबर बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पढ़ा नहीं पढ़ा? मेंबर बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन हमने ये चीज पढ़ी कि अगर किसी और देश की नागरिकता कोई ले लेता है इंडिया के अलावा, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं चला गया, अच्छा सिटी भेजो कोई, लंदन चला गया, तो मैंने यूके की नागरिकता ले ली, वैसे इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, लेकिन यूके की नागरिकता ले ली, तो मेरी इंडियन वाली अपने आप ही क्या हो जाएगी बाबू? कैंसिल हो जाएगी, है ना, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो मैं जब सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहा तो मेंबर क्वालिफिकेशन में तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही था, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो भी आपकी सदस्यता चली जाएगी। कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स, अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को सजा हो गई थी भैया, राहुल गांधी जी को 2 ईयर्स की सजा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सारे मोदियों को गाली दे दी थी गुजरात में कि सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी चोर है उन्होंने बोल दिया था, या मोदी सारे चोर हैं ऐसे कुछ करके बोल दिया था। तो उसको उनको 2 साल की सजा हो गई थी। तो तुरंत लोकसभा वालों ने, लोकसभा के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या किया था, टर्मिनेशन का लेटर निकाल दिया था, टर्मिनेशन का लेटर निकाल दिया था राहुल गांधी का। क्यों? क्योंकि 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा उनको हो गई थी। डायरेक्टर और मैनेजर इन अ फर्म इन विच गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर,
आप किसी ऐसी फर्म में मैनेजर या डायरेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट के 25% से ज्यादा स्टेक्स हैं। आपने पढ़ा होगा पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है ना, एक सेमी पब्लिक होता है, जैसे HL है मान लो, है ना, उसमें कुछ स्टेक्स पब्लिक के होते हैं, कुछ प्राइवेट के होते हैं। किसी भी फर्म में मतलब अगर 51% से ज्यादा स्टेक्स गवर्नमेंट के हैं तो वो हम लोग सेमी गवर्नमेंट मानते हैं, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी में अगर 25% से ज्यादा गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं यानी कि शेयर्स हैं, और उसमें अगर आप डायरेक्टर हैं तो भी आपकी डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या है? इधर उधर भागना। हम लोग ने शेड्यूल 10 पढ़ा था, शेड्यूल 10 पढ़ा था जिसमें हम लोग ने एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा था। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट था 52nd, है ना, 52nd अमेंडमेंट था, क्लियर है, याद है? तो हम लोग ने ये पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि इससे होता क्या है, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ से, कि अगर आप किसी पार्टी से जीते हैं और आपने दूसरी पार्टी की नागरिकता ले ली, सॉरी सदस्यता ले ली, नागरिकता नहीं, सदस्यता ले ली है, तो वो पार्टी, भाई उस पार्टी के साथ तो धोखा हो गया, आपने उसके साथ जीता, दूसरे के साथ मिल गए जाके, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक सेपरेट वीडियो में 10 मिनट का बना दूंगा, उसमें एक्सप्लेन करके पूरा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्वलनशील मुद्दा है आज के टाइम पर। तो ये भैया इतना ज्यादा ज्वलनशील है कि बीजेपी इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाती है, ठीक है। तो वॉलेंट्री गिव अप पार्टी मेंबरशिप, यानी कि अगर आप दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। अगर आप खुद ही से, मान लीजिए बीजेपी से मैं जीता या किसी पार्टी से जीता, मैं कैंडिडेट चॉइस एक इलेक्शन पार्टी है उससे मैं जीता और मैंने गिव अप कर दिया अपनी सदस्यता कि मुझे नहीं रहना, तो भी अब मेरी डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। पार्टी ने कहा कि मुझे किसी प्रावधान के या किसी बिल के पक्ष में वोट करना है, मैंने अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो भी सदस्यता चली जाएगी। इफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइन पार्टी, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर यानी कि निर्दलीय लड़े थे आप, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्दलीय, निर्दलीय मतलब वो किसी दल के नहीं है, उन्होंने अगर की ज्वाइन कर ली पार्टी, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट मेंबर है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इसका तब भी उनकी नागरिकता चली जाए, सॉरी सदस्यता चली जाएगी। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन पार्टी विद इन 6 मंथ, यानी कि आपको नॉमिनेट किया गया है, अभी 12 मेंबर नॉमिनेट की बात करी थी और 6 महीने के अंदर आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो भी आपका सदस्यता चली जाएगी। ये सारे ग्राउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लिख लो इनको, कोई नहीं समझ में आएगा, लेक्चर की टाइमिंग डालना सेक्शन में, सपोज ये 25 मिनट पे है सपोज, तो 25 मिनट इतने सेकंड पे सर डिफेक्शन नहीं समझ में आया, ठीक है, तो ये बता देना, मैं एक बार एक्सप्लेन उसको कर दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा। चलो, लीडर्स इन पार्लियामेंट, लीडर्स कौन कौन होता है? देखो लीडर, हम लोगों ने एक हेड ऑफ द स्टेट पढ़ा था, बता उसमें भी बताया था मैंने, प्रेसिडेंट में भी। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। अभी प्रोसीडिंग्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन से ज्वाइंट सेशन होता है, क्या क्या करते हैं, बिल भेजते हैं तो क्या होता है, कौन से फंड्स होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग लीडर्स इन पार्लियामेंट तक इस चीज को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। लीडर्स ऑफ द हाउस क्या होता है? लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ द हाउस होता है। लोकसभा में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ द हाउस होता है। यानी कि इससे तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा कौन है? वो है मोदी जी ही है, ठीक है, कौन है? मोदी जी है। राज्यसभा में नॉमिनेटेड बाय पीएम, यानी कि राज्यसभा का जो भी लीडर होगा वो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, क्लियर है। तो अभी आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मुझे बताएंगे कि लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा कौन है, ये आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। लीडर्स ऑफ ओपोजिशन, कॉपी में एक जगह आंसर लिखते रहो, इतने सारे क्वेश्चन पूछे मैंने। लीडर ऑफ ओपोजिशन, लीडर ऑफ पार्टी हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स आफ्टर रूलिंग गवर्नमेंट। जैसे एक गवर्नमेंट बन जाती है तो कुछ लोग ऑपोजिशन में भी तो होंगे, जैसे आपसे ज्यादा मार्क चाहिए, जो ऑपोजिशन में होंगे, उस ऑपोजिशन में जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, उसका व्यक्ति जो होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। उसको एक तरीके से फैसिलिटीज मिलती हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का एक रैंक उसको दिया जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को,
ठीक है। नोट, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है शैडो कैबिनेट इन ओपोजिशन पार्टी। ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम में क्या है, एक शैडो कैबिनेट होती है। शैडो कैबिनेट क्या होती है, यानी कि जैसे एक गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये ओपोजिशन है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यहाँ होम मिनिस्टर होगा, यहाँ पे मान लो कॉमर्स मिनिस्टर होगा, यहाँ पे रेल मिनिस्टर होगा, एक्सेट्रा। सेम तरीके से ऑपोजिशन में भी ये मिनिस्टर्स होंगे, यानी कि एक शैडो कैबिनेट यहाँ भी फॉर्म होगी, जो कि नजर रखेगी गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स पर। जैसे रेलवे मिनिस्टर है, वो रेल वालों को देखेंगे। इससे क्या होगा कि एक तरीके से हमको सीखने को भी मिलता है। ठीक है। विप, अब विप क्या होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। नॉट मेंशन्ड इन रूल ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, यानी कि कहीं पर लिखी नहीं हुई है, बट विप का मतलब ये होता है कि विप जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जारी करती है कि आपको कल प्रेजेंट रहना है। सपोज लोकसभा में कोई बिल पास होना है, बिल पास होना है, और आपके जो एमपीज हैं या आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, वो सब एब्सेंट हो जा रहे हैं। तो आप क्या बिल पास करा पाओगे, क्योंकि वहां पर पास करा नहीं पाओगे, वोटिंग में हार जाओगे। ठीक है, एब्सेंट हो जाओगे। तो विप जो होती है पॉलिटिकल पार्टी जारी करती है अपने लोकसभा मेंबर्स को, लोकसभा या राज्यसभा मेंबर्स को जारी करती है, अपने मेंबर्स को जारी करती है कि कल आपको पार्लियामेंट में प्रस्तुत रहना है, रहेंगे, और नहीं रह पाते हैं तो कोई ना कोई आप रीजन बताइए, जेन्युइन रीजन कि मैं नहीं आ पा रहा हूं। ठीक है। अगर ये विप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसके अगेंस्ट काम किया तो पार्टी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, और आपको हटा भी सकती है, मतलब आपको रिमूव कर सकती है, आपकी सदस्यता ले सकती है, मेंबरशिप ले सकती है। मेंबरशिप गई तो सदस्यता भी गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी, मेंबर आर सपोर्टेड टू फॉलो, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन में बी टेकन। ठीक है, ये सपोज्ड कर लेना, सपोर्टेड नहीं है, सपोज्ड टू फॉलो। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या बोथ 1 and 2। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। काउंसिल ऑफ स्टेट तो कहा ही जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारे यहां नहीं कहा जाता, ये ब्रिटेन में कहा जाता है। तो राज्यसभा पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन आपका 1 and 2 वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, राज्यसभा का पूछ रहा है तो अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, पहली बात तो कौन करता है, आप ये बताएंगे मुझे कौन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर इज 12। रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड टिल विच ईयर, कौन से ईयर, 2030 तक, 2020 तक, 35 तक, या 26 तक। अभी आज एक आया था कि 2070 तक, 2070 तक, 70 तक आई गेस, हाँ 2070 तक इंडिया 0 कार्बन एमिशन करेगा। ध्यान रखना, ईयर आया तो याद आ गया, बता दूं, 0 कार्बन एमिशन, यानी कि ऐसा नहीं कि सांस ही नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, जितना हम कोशिश ये करेंगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हमारे कंट्री में जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा उतना ही हम प्लांट वांट लगा के उसको मैनेज कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे या कुछ, प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, बट कंप्लीटली बंद तो नहीं कर देंगे। तो जितना भी होगा वो हम लोग कोशिश ये रहेगी कि 2070 तक हमारा एक 0 कार्बन एमिशन हो। ठीक है, क्लियर है। Which of the following assembly is not subject to dissolution, कौन से असेंबली सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं होती, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, ए एंड सी, बताओ। आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और है, बहुत आसान सा है, जो कि मैंने अभी एक लेक्चर में बताया भी। आई होप ये सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट डे, यानी कि जब ये अपलोड हो रहा है उसके अगले दिन आ जाएगा। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, वहां पर कई सारे प्रोसेसेस को अच्छी तरीके से समझेंगे, कैसे क्या बिल आता है, कैसे वो पास होता है, क्या प्रोसेस होता है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग वहां पर जानेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सेशन को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, क्योंकि पढ़ना अभी से शुरू करो, अदरवाइज बाद में सब पाइल्ड अप हो जाता है, तो ऐसे हौच पौच हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।